बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान फ्रंट में सलमान हैदर। अरब इस्लामी ममालिक का सरबराह इजलास मुस्लिम उम्मा के इत्तेहाद की इलामत बन गया है। इस्लामी ममालिक के सरबराहान ने दोहा में जमा होकर दुनिया को पैगाम दिया है कि किसी भी जारियत के मुकाबले के लिए हम साथ साथ हैं। मुस्लिम ममालिक का जारियत के लिए इसराइल को जवाबदेह ठहराने का मुतालबा सामने आया है। दोहा में हंगामी अरब इस्लामी सरबराह इजलास में मुस्लिम ममालिक के सरबराहान ने कहा कि इसराइल ने तमाम रेड लाइन्स क्रॉस कर ली हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर और आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी पर इसराइल को जवाबदेह ठहराना होगा और मशरिक़ वस्ता में अमन के लिए मसला फ़लस्तीन हल करना होगा। सेहूनी जारियत रोकने के लिए अमली इक़दामात की ज़रूरत है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इजलास से खिताब में इसराइली जारियत के मुकाबले के लिए मुस्लिम उम्मा के इत्तेहाद का मशवरा दिया। वज़ीर आज़म ने कहा कि इसराइली जारियत पर बजाय खामोश रहने के हमें मुत्तहिद होना होगा। इसराइल के इंसानियत के खिलाफ जराइम को रोकने के लिए अरब टास्क फोर्स तश्कील दी जाए। कतर पर इसराइली जारियत से अमन की कोशिशों को धचका लगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि जंगी जराइम पर इसराइल को कटहरे में लाना होगा। पाकिस्तान 1967 की सरहदों के मुताबिक मसला फ़लस्तीन का 2 रियासती हल चाहता है। उन्होंने वाज़े किया कि फ़लस्तीन एक अलहदा रियासत हो जिसका दारुल हुकूमत अल-कुद्स हो और तस्लीम करते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इसराइल की अक़वाम मुत्तहिदा की रुकनीत मुअत्तल करने का मुतालबा भी किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपने खिताब में मज़ीद क्या कहा, ज़रा सुन लें। We gather today on a very somber and sorrowful occasion when the brotherly Islamic State of Qatar was treacherously targeted by an aggressor who violates international law without fear of any consequence. Pakistan strongly condemns Israel's reckless and provocative attack on Doha on September 9 that was clearly aimed at sabotaging peace efforts in the Middle East. This was a flagrant violation of the sovereignty and territorial integrity of the state of Qatar. We express our all-out support and solidarity with our Qatari brothers and sisters. यही नहीं, अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद अल सानी ने ग्रेटर इसराइल का एजेंडा आलमी अमन के लिए शदीद खतरा करार दिया। अरब इस्लामी हंगामी सरबराही इजलास से खिताब में अमीर कतर ने कहा कि मशरिक़ वस्ता में अमन के लिए मसला फ़लस्तीन हल करना होगा। इसराइल ने इंसानियत के खिलाफ जराइम में तमाम हदें पार कर दी हैं। दोहा में इसराइली हमला बहुत बड़ी जारियत थी। यरगमालियों की पुरअमन रिहाई के लिए इसराइल के दावे सरासर झूठ है। तुर्की के सदर रजब तय्यब एर्दोगान ने कहा कि इसराइल की हटदर्मी ना रोकी गई तो गजा और पूरी दुनिया का अमन तबाह हो जाएगा। इसराइल समझता है कि उससे कोई नहीं पूछ सकता। खुली जारियत और जराइम पर सेहूनी हुकूमत को रियायत नहीं दी जा सकती। सेक्रेटरी जनरल OIC हुसैन इब्राहिम ताहा ने इजलास से खिताब में कहा कि भूख का बतौर हथियार इस्तेमाल घटिया हरकत है। गजा में इमदाद की बिला तातुल और फौरी फराहमी यकीनी बनाना होगी। तजियाकार कहते हैं कि इजलास के दौरान पसे पर्दा मुलाकातें इंतहाई अहमियत की हामिल हैं, जिनमें सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान की वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से मुलाकात को खास अहमियत दी जा रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर दोहा में अरब इस्लामी ममालिक के सरबराही इजलास में मरकज़ निगाह हैं। अरब इस्लामी हंगामी सरबराही इजलास के मौके पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान, तुर्क सदर रजब तय्यब एर्दोगान समेत कई आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें हुई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सऊदी वली अहद और तुर्क सदर रजब तय्यब एर्दोगान से मुलाकातों में खुशगवार जुमलों का तबादला हुआ। सऊदी वली अहद से मुलाकात में नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर भी मौजूद थे। इसके अलावा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की अमीर कतर फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास, ताजिकिस्तान और मिस्र के सदूर से भी मुलाकातें हुई। फ़लस्तीन के सदर महमूद अब्बास वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से पुरतपाक अंदाज और गर्मजोशी से मिले। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और उनके वफ़द को जिस तरीके से वेलकम किया गया, इससे वाज़ेह होता है कि इस्लामी ममालिक मुश्किल वक्त में पाकिस्तान की तरफ देख रहे हैं। वो समझते हैं कि हालात जैसे भी हों, पाकिस्तान की मौजूदगी मुस्लिम उम्मा के तहफ़्फ़ुज़ की ज़मानत है। मार्का हक में तारीखी फ़तह के बाद ईरान इसराइल जंग में पाकिस्तान के किरदार के सब मौतरफ हैं। इसराइल भी अगर किसी से खौफजदा है तो वज़ीर आज़म के हमरा फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की इस अहम मौके पर मौजूदगी है। ईरानी इसराइल जंग के दौरान भी फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर तुर्की में होने वाले इस्लामी सरबराही इजलास में शरीक हुए थे, इसीलिए इसकी अहम मौके पर मौजूदगी को खासी अहमियत दी जा रही है। इसके अलावा सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान और इराक़ी वज़ीर आज़म से मुलाकातों को भी मौजूदा सूरत हाल में खासा अहम करार दिया जा रहा है। ऐलानात कुछ आए हैं, एलामिया जारी हुआ है, वो भी जानना बहुत ज़रूरी है। उसके मुताबिक इसराइली जारियत के खिलाफ कतर के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हो गए हैं।
इसराइल के खिलाफ कतर के हर किस्म के रद्दअमल की मुकम्मल हिमायत का ऐलान कर दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अरब इस्लामी सरबराह इजलास का एलामिया आखिरी मराहिल में है। अभी तक जो ड्राफ्ट सामने आया है इसके मुताबिक कतर के साथ मुकम्मल यकजहती और इसराइल के खिलाफ इस रद्दअमल के लिए तमाम इकदाम की हिमायत का ऐलान किया गया है। यही नहीं, कतर के खिलाफ इसराइल की वहशियाना जहारियत खित्ते में अमन के किसी भी इम्कानात को नुकसान पहुंचाती है। हम कतर पर इसराइल के बुज़दिलाना और गैर कानूनी हमले की शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हैं। मुजव्वज़ा मुसव्वदे में कहा गया है कि इस्लामी ममालिक किसी भी बहाने इसराइली जहारियत को जवाब फराहम करने की कोशिशों को यकसन मुस्तरद करते हैं। इसके अलावा हम इसराइल की जानिब से कतर को दोबारा निशाना बनाने की धमकियों को भी मुस्तरद करते हैं। मुजव्वज़ा एलामिया में कहा गया है कि गैर जानिबदार सालसी के मकाम पर हमला बैनुल-अक़वामी अमन के अमल को नुकसान पहुँचाना है, जबकि बुज़दिलाना हमले से निपटने में कतर के महज़ब और दानिशमंदाना मौक़िफ़ की तारीफ़ की गई है। गज़ा में जारियत रोकने के लिए कतर, मिस्र और अमरीका की कोशिशों की हिमायत की गई है। सलामती के क़याम के लिए सालसी और हिमायत में कतर के तामीर किरदार की तारीफ़ की गई है। इस तमाम सूरत हाल पर हमारे साथ मौजूद हैं साबिक सफ़ीर हैं अक़वाम मुत्तहिदा के साबिक मुस्तकिल मंदूब हैं मुनीर अकरम साहब। मुनीर अकरम साहब, एलामिये के टेंटेटिव अहम नुकात तो सामने आ गए। आपको लगा कि दुनिया के स्पेशली वो ममालिक जो इसराइल को सपोर्ट करते हैं उनको कोई तगड़ा मैसेज गया इस बारी, कुछ नया था? जी, अब तक नतीजा जो निकलेगा इस समिट से वो अब तक हमने देखना है कि स्पेसिफिकली क्या स्टेप्स प्रपोज किए गए हैं इस मौके पर इज़राइल के ख़िलाफ़, और इज़राइल को ये जंग से रोकने के लिए क्या स्टेप्स माने हैं, किस पे इत्तेहाद किस स्टेप्स पे हुआ है, उससे फिर हमें जज कर सकेंगे कि हम इसका इम्पैक्ट क्या होगा। मेरी नज़र में ये हमला जो कतर पे हुआ है और उससे जो इस्लामी दुनिया है, अरब दुनिया है, उनमें जो इत्तेहाद है वो बढ़ गया है। जो अब्राहम अकॉर्ड्स जो बनाए थे, जिसके तहत ये ख्वाहिश थी कुछ लोगों की कि इज़राइल एक शामिल हो जाएगा खित्ते की रीजनल सिक्योरिटी में, वो एक बहुत उसको ढचका नहीं पड़ा है। तो अब इस्लामी दुनिया ने देखना है कि उनकी सिक्योरिटी इज़राइल के ख़िलाफ़ किस तरह से वो बना सकते हैं, और उसमें मेरे ख़्याल में जैसे आपने जिक्र किया पाकिस्तान का बहुत अहम रोल है। पाकिस्तान का रोल पॉलिटिकल है। हम सलामती काउंसिल में बैठे हैं तो हम वहाँ एक्शन प्रपोज कर सकते हैं। अक़वामी मुत्तहिदा में हम एक्शंस इनिशिएट कर सकते हैं। और जो इस्लामी दुनिया का दबाव पड़ना चाहिए वो इज़राइल पे और इज़राइल की जो दोस्त हैं उन पर। तो हमने ये अमेरिका को समझाना है कि अगर मुसलमान दुनिया से उनकी दोस्ती करनी है और रास्ता जो आपस में जो रिलेशंस हैं उसको बढ़ाना है, तो इज़राइल को उन्होंने रोकना पड़ेगा। इज़राइल को गाज़ा में सीज़ फायर मानना होगा, और जो उनकी ख्वाहिश है कि फ़लस्तीनियों को वहाँ से निकाला जाए और ग्रेटर इज़राइल बनाया जाए, वो जो उनकी ऑब्जेक्टिव है उसको नाकाम करना है। तो हमने पॉलिटिकल एक्शन में पाकिस्तान का रोल है, और जो दिफाई स्फीयर है जिसकी ऑब्वियसली ओपन डिस्कशन नहीं होती है, उसमें भी पाकिस्तान का काफ़ी कंट्रीब्यूशन हो सकती है, क्योंकि हम वी आर द मोस्ट पावरफुल मुस्लिम कंट्री इन द वर्ल्ड, और इस वक्त हमारी ज़रूरत है मुसलमान दुनिया को, जो हमारे अरब दोस्त हैं उनको। तो कुछ हमने आगे बढ़कर जो सिक्योरिटी फ्रेमवर्क है इस खित्ते का, उसमें पाकिस्तान ने कंट्रीब्यूशन करनी है। अच्छा मुनीर अकरम साहब, मुझे थोड़ा सा ये जानना है ना कि आपने बताया प्लेटफॉर्म्स का जिक्र किया, अक़वाम मुत्तहिदा का प्लेटफॉर्म है, सियासी प्लेटफॉर्म्स हैं, ये इन तमाम प्लेटफॉर्म्स पहले भी बड़े एक्टिव हैं। अक़वाम मुत्तहिदा भी मजम्मत करता है, यूरोपीय दुनिया के भी बहुत सारे ममालिक ऐसे हैं, और जितनी भी सिविलाइज कौमें हैं वो तमाम की तमाम हैं। आपने ये भी देखा कि अब ये मुस्लिम उम्मा सारी इकट्ठी है, चाहे इसके कि माजी में इतनी शिद्दत के साथ ईरान पे हमले पे इकट्ठी नहीं हुई, इराक़ पर हमले में इकट्ठी नहीं हुई, इवन लबनान पे हमले पे इकट्ठी नहीं हुई, ये हमने देखा माजी में।
यमन पे हमले पे इकट्ठी नहीं हुई। तो क्या बात मजम्मत के बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो मरम्मत की तरफ है? क्योंकि आपने हमें बताया कि फील्ड मार्शल वाहिद आर्मी चीफ हैं जो मौजूद है, वो एक एटमी ताकत, जी हाँ, पाकिस्तान एक एटमी ताकत है इन तमाम इस्लामी ममालिक में। तो कुछ डिसाइसिव फैसले हो सकते हैं जिससे वाकई बावर हो कि बाकी जितने प्लेटफॉर्म्स हैं द लीस्ट बॉदर, इसराइल उसको बॉदर नहीं कर रहा। जी सही है। देखें, इस्लामी पाकिस्तान का मौजू और इस्लामी दुनिया का यही मौजू है कि हम जंग बढ़ाना नहीं चाहते हैं, जंग को रुकवाना चाहते हैं। तो जंग को रुकवाने के लिए एक तरफ से तो पॉलिटिकल एक्शन और इकोनॉमिक एक्शन लेनी है। अगर हमने कुछ इजराइल पर दबाव डालना है तो स्पेसिफिक एक्शंस लेनी होंगी। जिस किस्म की एक्शंस, ऑयल एम्बार्गो हो सकता है, ट्रेड एम्बार्गो हो सकता है, आर्म्स एम्बार्गो हो सकता है। इस सब किस्म की ये सैंक्शंस अगर जब उन पे लगेगी तो उनको कुछ अंदाजा होगा, कुछ उन पे इम्पैक्ट होगा उनकी एक्शंस का। तो हमने ये स्पेसिफिक एक्शंस पे हमने फैसला करना है कि हमने क्या चीजें करनी है इजराइल के खिलाफ इन रिस्पॉन्स टू दिस एग्रेशन। तो देखते हैं इसमें क्या निकलता है नतीजा और क्या स्पेसिफिक स्टेप्स माने जाते हैं। पाकिस्तान मेरे ख्याल में तैयार है इन सब चीज़ों के लिए करने के लिए, पर इस पे पूरी इस्लामी दुनिया का इत्तेहाद होना चाहिए। जो दूसरा पहलू है वो ये है कि जी सिक्योरिटी, जो अरब ममालिक हैं, जो गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के मेंबर्स हैं, इन सब की जो सिक्योरिटी फ्रेमवर्क है वो किस तरह से बढ़ा सकते हैं। अब तो यही नजर आया कि अमेरिका ने इजराइल को रोक नहीं सका इस एग्रेशन से। तो अगर अमेरिका उनको नहीं रोक सकता है तो फिर उन्होंने खुद अपनी दिफाई जो कुव्वत है उसको बढ़ानी होगी, उसको मजबूत करना होगा, और उसमें पाकिस्तान का काफी बड़ा रोल हो सकता है। और हमने तैयार होना चाहिए कि हमारे जो अरब और मुसलमान दोस्त हैं उनकी हम हिमायत करें। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया मुनीर अकरम साहब, साबिक सफीर अक़वाम मुत्तहिदा के साबिक बंदूब, हमसे बात कर रहे थे। आखिर का जुमला उनका ये कि अब अमेरिका भी इसराइल को नहीं रोक सकता। अमेरिका इसराइल को रोक नहीं सकता या रोकना नहीं चाहता, ये आम मौजू, क्योंकि जिस वक्त हम आपसे बात करें तो अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो इसराइल में, और जिस किस्म की वो स्टेटमेंट दे रहे हैं और नेतन्याहू से मुलाकातें कर रहे हैं जिसमें कुछ प्राइवेट मुलाकातें भी शामिल हैं, वो भी एक वाज़ेह पैगाम है मुस्लिम उम्मा के हवाले से। जी हाँ, इस पर बात करेंगे एक छोटी सी ब्रेक के बाद। अमेरिका का दोगला चेहरा एक बार फिर से बेनकाब हुआ। सदर ट्रंप इसराइल को कतर हमले का जिम्मेदार ठहराने की बजाय नेतन्याहू की वकालत कर रहे हैं। वाशिंगटन में साफ़ियों से गुफ्तगू में सदर ट्रंप ने सिर्फ इतना कहा कि कतर अमेरिका का करीबी इत्तेहादी है और इस हवाले से इसराइल को बहुत मोहतात रवैया अख्तियार करना होगा। उधर दोहा में इस्लामी ममालिक के इजलास के दौरान अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो भी नेतन्याहू के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते नजर आए। मार्को रूबियो का नेतन्याहू के साथ खड़े होना इस्लामी दुनिया के लिए वाज़ेह पैगाम था कि अमेरिका इसराइल के साथ है। मार्को रूबियो ने सदर ट्रंप की जानिब से गैर मुतज़लज़ल हिमायत के अज़्म का ऐलान किया। उन्होंने नेतन्याहू से कहा कि आप हमारी गैर मुतज़लज़ल हिमायत और नतीजा खेज़ होने के अज़्म पर एतमाद कर सकते हैं। मार्को रूबियो ने गजा में अपने अहदाफ के हसूल के लिए इसराइल के मुस्तकिल हिमायत का वादा किया। इस मौके पर नेतन्याहू ने सदर ट्रंप की तारीफ और उन्हें सबसे बड़ा दोस्त करार देते हुए कहा कि मार्को रूबियो का दौरा एक वाज़ेह पैगाम था कि अमेरिका इसराइल के साथ खड़ा है। उन्होंने इसराइल के सदर ट्रंप के किरदार और हिमायत की भी तारीफ की। कहा, ट्रंप व्हाइट हाउस में इसराइल के अब तक के सबसे बड़े दोस्त हैं। मार्को रूबियो इसराइली वज़ीर-ए-आज़म के हमरा मगरबी दीवार देखने भी गए। उन्होंने अपनी पोस्ट में लिखा कि उनका दौरा उनकी इस यकीन की अक्कासी करता है कि यरूशलेम इसराइल का अबदी दारुल हुकूमत है, जो दुनिया के लिए वाज़ेह पैगाम है कि अमेरिका मसला फ़लस्तीन के दो रियासती हल का मुखालिफ है। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा की मौजूदगी में नेतन्याहू ने एक बार फिर कहा कि इसराइल हमास के रहनुमाओं पर हमले जारी रखेगा, चाहे वो कहीं भी हो। नेतन्याहू की बड़कों पर पाकिस्तान ने इसराइल को दो टोक पैगाम देते हुए कहा कि हम तैयार हैं। अरब मीडिया को इंटरव्यू में मेज़बान ने इसहाक डार से सवाल किया कि इसराइल ने कतर पर हमला किया तो क्या पाकिस्तान पर भी कर सकता है, जिस पर जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि इसराइल की भरपूर हिमायत से भारत ने कोशिश की, फिर जो हुआ दुनिया ने अपनी आंखों से देखा, उनके दावे बेनकाब हो गए, इसलिए हम तैयार हैं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का पैगाम पूरी पाकिस्तानी कौम की आवाज़ है। गजा और मशरिक़ वुस्ता की सूरत हाल इस्लामी ममालिक के लिए भी पैगाम है कि उन्हें अमेरिका की तरफ देखने की बजाय खुद पर इन्हिसार करना होगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिकी रवैये को देखते हुए अरब ममालिक ने नेटो की तर्ज पर मुश्तरका फौजी कुव्वत के क़याम पर गौर शुरू कर दिया है।
नेटो तर्ज की मुश्तरका मिलिट्री फोर्स बनाने की तजवीज़ 2015 में पहली बार मिस्र ने शर्मुल शेख में मुनक़िदा अरब सरबराही इजलास में पेश की थी, जिस पर असूली तौर पर इत्तफाक भी कर लिया गया था, लेकिन पिछले 10 वर्षों में कमांड स्ट्रक्चर और फोर्स के हेडक्वार्टर्स पर इख्तलाफात की वजह से इस पर पेशरफ्त नहीं हो सकी थी। अब कतर में हमास रहनुमाओं पर इसराइली हमले की वजह से मिस्र की तजवीज़ पर संजीदगी से गौर किया जा रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अब मिस्र काहिरा को फोर्स का हेडक्वार्टर बनाने पर जोर दे रहा है। मिस्र ये भी चाहता है कि कमांडर का ओहदा अरब लीग के 22 अरकान में घूमे, जबकि पहली मुद्दत के लिए वो ये खिदमात अंजाम दे। तजवीज़ में यह भी कहा गया है कि मुश्तरका मिलिट्री फोर्स का सेक्रेटरी जनरल एक सिविल के तौर पर काम करेगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये फोर्स बहरी, फ़िज़ाई और ज़मीनी फौजी दस्तों पर मुश्तमिल होगी। ये फोर्स अरब ममालिक में अमन मिशन भी अंजाम देगी। अमेरिका के घरौने किरदार का अंदाजा इस बात से भी होता है कि मार्को रूबियो के इसराइल में लैंड करते ही सेहूनी फोर्सेस की गजा में हमलों में शिद्दत देखी गई। यूं लगा जैसे अमेरिकी वजीर खारजा नेतन्याहू को रोकने नहीं बल्कि इसकी कार्रवाइयां तेज करने का इशारा देने के लिए आए हैं। इसराइली फौज का गजा में बुलंद इमारतों को तबाह करने का सिलसिला जारी है। अमेरिकी वजीर खारजा की इसराइल की में मौजूदगी सिर्फ एक रोज में मजीद 16 बड़ी इमारतों को तबाह कर दिया गया है। इसराइली वजीर दिफा इसराइल कार्ड्स ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो जारी की है, जिसमें बिरजुल नूर टावर को ज़मीन बोस होते हुए दिखाया गया है। गजा शहरी दिफा के मुताबिक इसराइली बमबारी से गुज़िश्ता रोज 6000 से ज़्यादा फ़लस्तीनी बेघर हो गए हैं। इस कदर जुल्म और बर्बरियत के बावजूद इसराइली चैनल 12 के मुताबिक इसराइली फौज के सरबराह एयाल ज़मीर ने वज़ीर आज़म बिन्यामीन नेतन्याहू को बताया कि गजा शहर पर मुकम्मल कब्जे के लिए 6 माह दरकार होंगे। ताहम इसके बावजूद हमास को अस्करी और ना ही सियासी तौर पर शिकस्त देना मुमकिन होगा। इस पर बात कर लेते हैं, सीनियर फ़लस्तीनी सहाफ़ी हैं जलाल अल-फरा, उनसे जान लेते हैं। जलाल अल-फरा साहब, कतर में अरब समिट के दौरान अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो और फ़लस्तीनियों के कातिल और उनका दुश्मन है नेतन्याहू, उसके साथ बड़े कंधे से कंधा मिलाकर खड़े थे। मौजूदा हालात में मार्को रूबियो के दौरा और इसराइल की दो टोक हिमायत को आप किस तरह देखते हैं? जी बहुत शुक्रिया सलमा साहब। देखिए, अमेरिका का जो हिमायत ऐलान करना ये हमारे लिए कोई सरप्राइज़ नहीं है। शुरू से ये अमेरिका इसराइल का हिमायत तो नहीं कहूँगा, इसराइल का बाप और जब एक ताकतवर बाप होता है तो जाहिर है कि बिगड़ा हुआ बेटा बदमाश बन जाता है। तो इसराइल अमेरिका का जो बेटा है तो बदमाशी तो करेगा जनाब, हमारे लिए कोई सरप्राइज़ नहीं है। देखिए सलमान साहब, अमेरिका का जो पॉलिसी है, चाहे वो डेमोक्रेटिक पार्टी हो चाहे रिपब्लिकन पार्टी हो, कोई भी है, इसराइल के लिए इनकी पॉलिसी एक थी, एक ही है, एक ही रहेगी। चाहे वो डोनाल्ड ट्रंप का दौर जो अभी चल रहा है, जो एक बदतरीन दौर है, या वो इससे पहले जो बाइडन है, इसमें कोई तब्दीली, कोई चेंजिंग कुछ नहीं है। ये जो अमेरिकन वज़ीर ख़ारिजा इस वक्त इसराइल में मौजूद है, हम तो ये सोच रहे थे, हम जो फ़लस्तीनी, हमें एक उम्मीद थी कि चले हो सकता है कि इनके आने से ये जो मुज़ाकरात दोहा में पोस्टपोन हुई है उस हादसे की वजह से, उस हमले की वजह से, हो सकता है दोबारा बहाल हो जाए। लेकिन शायद लगता यूँ है कि ये इसलिए इसराइल आया है कि इसराइल नेतन्याहू नाजायज़ रियासत का दहशतगर्द को मज़ीद ग्रीन सिग्नल देने की, कि मज़ीद कत्ले आम करे फ़लस्तीनियों के, क्योंकि आज की तारीख़ में सलमान भाई, आज की तारीख़ में 61 लोग शहीद हुए गज़ा के अंदर है। आज की तारीख़ में लातादाद इमारतें, टावर्स को गिराया गया है। इतने जब से ये तशरीफ़ लाया है अमेरिका का जो वज़ीर ख़ारिजा है, अब यकीन करें ऐसा लग रहा है जैसा वो अपने साथ एहतियार लेके आया, क्योंकि इतना बमबारी में शिद्दत आ गई है, कत्ले आम में इतना इजाफा हुआ कि आप सोच भी नहीं सकते। दरअसल यहाँ की जो मीडिया का फोकस इस वक्त दोहा के ऊपर है, कतर के ऊपर है, जो इजलास चल रहा है, लेकिन मेरे जो फोकस दोनों तरफ है, एक गज़ा के ऊपर भी है, दोहा के ऊपर है। मगर जलाल फरज साहब, दूसरी तरफ ना अरब ममालिक के दरमियान मुश्तरका फौज बनाने की एक बहस ना एक बार फिर छिड़ी हुई है, जो कहते हैं कि नेटो की तर्ज की हो। मिस्र की कोशिश है कि इसका हेडक्वार्टर काहिरा में हो। कमांड एंड स्ट्रक्चर हेडक्वार्टर के खिलाफात की वजह से मामला कहा जा रहा है कि 2015 से अब तक 10 साल हो गए जी लटका हुआ है। क्या आपको कोई पेशरफ्त होती नजर आती है? मुझे हंसी आ रही है आपकी बात पे सलमान भाई। आज क्या तारीख है सलमान भाई? 15 सितंबर है, क्या है? मेरे सवाल में भी बहुत हॉलो है, मुझे खुद भी पता है, मेरे लहजे में भी वो यकीन नहीं है, पुख्तगी नहीं है सवाल भाई। मुझे ये आज लिख ले मुझसे, मैं जलाल महमूद अल-फर्रा गज़ा का खान यूनिस शहर का हूँ,
ठीक है, लिख ले मुझसे, ये कभी जिंदगी में होगा ही नहीं है। और अगर सपोज हुआ भी है ना, तो ये एक डमी होगा जिसका कोई असर नहीं है, कोई एक्टिविटीज नहीं है, कोई काम नहीं है। आज जो आपसे बात कर रहा सलमान भाई, मैं गुजारिश करूंगा जितनी भी न्यूज चैनल्स है पाकिस्तान में, कोई मेरी बात सेंसर नहीं करते। और मैं आपसे वादा ले रहा हूं कि आप मेरी बात में सेंसर कुछ भी सेंसर नहीं होगा, ऐसे ही जा रहा है। ये यकीन करें, ये OIC जो फलस्तीन के लिए बनी है, 2 साल हो गया, अभी चंद दिन रह गए, 2 साल पूरे हो जाएंगे। OIC 57 मुस्लिम मुल्क, इनको शर्म नहीं है, इनके अंदर हिम्मत नहीं है, गैरत नहीं है कि मेरे बच्चों को पानी और खुराक पहुंचा सके। आप फौज की बात कर रहे हैं, जंग की बातें कर रहे हैं, लड़ने की बातें कर रहे हैं। हमारा 57 मुस्लिम मुल्क, हमारे 57 मुस्लिम मुल्क पानी नहीं पहुंचा सके। यार सलमान भाई, मैं आज आपसे जो मुखातब है, जलाल अल-फर्र मेरा नाम है, आप जरा सर्च करें। मेरी इस वक्त खानदान में से 350 लोग शहीद है। मेरी इस वक्त मेरी अपनी बहन भाई, यकीन करें खुदा की कसम, खेमों में भूख और प्यासे बैठे हुए खान यूनिस के इलाके के अंदर है, गजा के अंदर है। आज मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ, OIC ये एक नाम नेहाद OIC है जो आज तक फलस्तीनियों को बचाएं, वो नहीं बचा पा रहे, पानी नहीं पहुंचा कैसे होगा, फौज कैसे इकट्ठी। बहरहाल बहुत शुक्रिया। फ़लस्तीनी साफ़ी जलाल अल-फर्र से बात कर रहे थे, उनकी गुफ्तगू में उनका दर्द भी नज़र आ रहा था। वो कहते हैं ऐसे कई इजलास हो गए, अगर कुछ वाकई विल है तो कंक्रीट रिजल्ट भी सामने आना चाहिए, और रिजल्ट तब होगा काश इजलास में ऐसा एलामिया हो कि सुबह गजा में जो बर्बरियत है वो ख़त्म हो जाए। पाकिस्तान फ्रंट इस ब्रेक के बाद। जेंटलमैन गेम भारत के तासुब का शिकार होने लगी। पाकिस्तान से दुश्मनी में पागल भारतीय बोर्ड ने खेल को दागदार कर दिया। एशिया कप में पाकिस्तान के खिलाफ भारतीय टीम ने बुक्स की इंतहा कर डाली। कामयाबी के बाद भारतीय खिलाड़ियों और कप्तान सूर्या कुमार यादव का रवैया सिर्फ गैर इखलाकी नहीं था, बल्कि खेल की रूह के साथ एक खुला मजाक था। न टॉस के वक्त मुसाफा किया, न मैच के बाद कोई इखलाकी जिम्मेदारी निभाई गई। मुतकब्बर भारतीय टीम ने मैदान में ना आकर यह पैगाम दिया कि उनकी जीत स्पोर्ट्समैन स्पिरिट से बड़ी है। टॉस से शुरू होने वाला गंदा खेल मैच खत्म होने के बाद भी जारी रहा। भारतीय कप्तान ने टॉस के बाद पाकिस्तानी कप्तान से हाथ नहीं मिलाया। मैच के दौरान भी दोनों टीमों के खिलाड़ियों में दूरियां रही। खिलाड़ियों के दरमियान बातचीत के लम्हात भी नजर नहीं आए। मैच के इख्तिताम पर भारतीय बैटर्स पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हाथ मिलाए बगैर ही ड्रेसिंग रूम चले गए। पाकिस्तान के खिलाफ बड़ी फतह के बावजूद ड्रेसिंग रूम में मौजूद भारतीय खिलाड़ी भी इख्तिताम पर ग्राउंड में नहीं आए। भारतीय टीम के रवैये की वजह से पाकिस्तानी कप्तान सलमान अली आगा ने मैच की इख्तितामी तकरीब का बाइकआउट और भारतीय प्रेजेंटर से बात करने से भी इनकार किया। ज़राए का कहना है कि अगर इख्तितामी तकरीब में पाकिस्तानी प्रेजेंटर होता तो पाकिस्तानी कप्तान तकरीब में शरीक हो जाते। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के हेड कोच माइक हैसन ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भारतीय टीम पर तनकीद की। माइक हैसन ने कहा कि मैच के बाद हम तो हाथ मिलाना चाह रहे थे, मगर अफसोस की बात है कि भारतीय टीम ड्रेसिंग रूम से बाहर नहीं आई। इसीलिए फिर सलमान अली आगा ने भी मैच के बाद इख्तितामी तकरीब का बाइकआउट किया। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के मैनेजर नवीद अकरम चीमा के मुताबिक टॉस के वक्त मैच रेफरी एंडी पाइक्राफ्ट ने कप्तानों से हाथ ना मिलाने की दरख्वास्त की थी, जिस पर उन्होंने डायरेक्टर टूर्नामेंट एंड्रयू रसल से तहफ्फुज़ात का इजहार किया। एंड्रयू रसल ने कहा कि हमें भारतीय बोर्ड से हिदायत मिली है। फिर कहा यह असल में भारतीय हुकूमत की हिदायत है। मैनेजर नवीद अकरम चीमा के मुताबिक कप्तान सलमान अली आगा ने इंडियन खिलाड़ियों के इस रवैये के खिलाफ एहतजाजन इख्तितामी तकरीब में शिरकत नहीं की। गंदे खेल में मैच रेफरी एंडी पाइक्राफ्ट का घनावना चेहरा भी बेनकाब होने पर पीसीबी ने इसे टूर्नामेंट से आउट करने का बड़ा मुतालबा रख दिया है। कुछ देर से सही पीसीबी मजम्मतों से बढ़कर एक्शन में नजर आया। पीसीबी ने कवानीन और कवायद व ज़वाबित की खिलाफ वर्जी पर आईसीसी और एमसीसी को एहतजाजी खत लिखा, जिसमें मैच रेफरी एंडी पाइक्राफ्ट को एशिया कप से हटाने का मुतालबा किया गया। डायरेक्टर इंटरनेशनल क्रिकेट उस्मान वाला के देर से रिएक्शन पर चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी का एक्शन। उस्मान वाला को आईसीसी को देर से खत लिखने पर ओहदे से हटा दिया गया। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी का कहना है कि मेरे लिए पाकिस्तान की इज्जत और वकार से बढ़कर कुछ नहीं। पीसीबी की जानिब से लिखे गए एहतजाजी खत में कहा गया कि एंडी पाइक्राफ्ट ने मैच में कवायद व ज़वाबित की खिलाफ वर्जी की। उन्होंने सलमान अली आगा से कहा कि टॉस के मौके पर हैंडशेक नहीं होगा। एंडी पाइक्राफ्ट ने पाकिस्तान टीम के मीडिया मैनेजर से भी कहा कि यह सब रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए। खत में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि मैच रेफरी ने आईसीसी कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी की है। एंडी पाइक्राफ्ट का मैच रेफरी का कंडक्ट स्पिरिट ऑफ द गेम और एमसीसी कवानीन के मुनाफी है।
पीसीबी समझता है कि यह बहुत बड़ी खिलाफ वर्जी है। मैच रेफरी और एंडी पाइक्राफ्ट ने अपनी जिम्मेदारियों को नहीं निभाया, इसलिए मैच रेफरी एंडी पाइक्राफ्ट को एशिया कप पैनल से हटाया जाए। पीसीबी जराये के मुताबिक अगर एंडी पाइक्राफ्ट को ना हटाया गया तो पाकिस्तान एशिया कप के बाइकआउट का फैसला भी कर सकता है। जराये के मुताबिक एशियन क्रिकेट काउंसिल, जिसके सदर चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी हैं, इसकी जानिब से भी भारतीय टीम पर जुर्माने आयद किए जाने का इम्कान है। आईसीसी के कवानीन में स्पिरिट ऑफ क्रिकेट शामिल है, जिसके मुताबिक मुखालिफ टीम की कामयाबी पर उन्हें मुबारकबाद दें। मैच के अख्ताम पर नतीजा कुछ भी हो, अंपायर और मुखालिफ टीम का शुक्रिया अदा करें। आईसीसी कोड ऑफ कंडक्ट के आर्टिकल 2.11 में लिखा है कि ऐसा रवैया जो स्पिरिट ऑफ गेम के खिलाफ हो, लेवल 1 की खिलाफ वर्जी शुमार किया जाएगा। भारतीय मीडिया के मुताबिक अगरचे आईसीसी की जानिब से कोई बाज़ाब्ता ऐलान नहीं किया गया, लेकिन भारतीय खिलाड़ियों का हाथ ना मिलाना स्पिरिट ऑफ क्रिकेट की खिलाफ वर्जी के तौर पर देखा जा सकता है। ऐसी सूरत में आईसीसी बतौर गवर्निंग बॉडी कप्तान पर जुर्माना आयद करने का फैसला कर सकती है। ताहम ऐसे मामलात में जुर्माने आमतौर पर ज्यादा नहीं होते। मैच खत्म होने के बाद भारतीय कप्तान क्रिकेटर से ज्यादा आरएसएस का कारंदा नजर आए। सूर्या कुमार यादव ने अपनी जीत को पहलगाम वाक़े और भारतीय फौज के नाम करके क्रिकेट खेल में आरएसएस के नजरिए को फरोग दिया। सूर्या कुमार यादव का बयान कि ये फतह भारतीय अफवाज के लिए एक तोहफा है, वाज़े तौर पर खेल को जंग का तसलसल बनाने की कोशिश थी और इसकी पुष्पनाई खुद भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने की, जो इस बयान को अपने सोशल मीडिया पर शेयर करके सियासी हिमायत का ऐलान कर रहा था। देखिए किस तरह भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान ने खेल में दो मुल्कों की सियासत को घसीटा। भारत की जानिब से खेल के मैदान में सियासत को घसीटने पर वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने भारत को तनकीद का निशाना बनाया है। ख्वाजा आसिफ ने अपनी एक्स पोस्ट में लिखा कि हालिया तनाज़े में भारत को जो शर्मिंदगी और आलमी रसवाई का सामना करना पड़ा, उसे इस तरह की घटिया और छोटी कोशिशों से पूरा नहीं किया जा सकता। पाक फौज की तरफ से लगाए गए जख्म, भारतीय फजाइये के तैयारों बशमूल ताकतवर रफेल्स के नुकसान को इस तरह के सस्ते ड्रामों से ठीक नहीं किया जा सकता। भारतीय कप्तान समेत टीम ने किसके कहने पर पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हाथ नहीं मिलाया। प्रेशर बढ़ा तो भारतीय मीडिया मोदी सरकार और बीसीसीआई को बचाने के लिए मैदान में आ गया। एनडीटीवी ने मलबा भारतीय टीम के हेड कोच गौतम गंभीर पर डाल दिया। एनडीटीवी के मुताबिक ये हेड कोच गौतम गंभीर थे, जिन्होंने खिलाड़ियों को पाकिस्तानी क्रिकेटर से हाथ मिलाने से मना किया था। एनडीटीवी ने टेलीकॉम एशिया स्पोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि गौतम गंभीर ने मुबैना तौर पर भारतीय खिलाड़ियों को पाकिस्तानी खिलाड़ियों के साथ मुसाफा ना करने का मशवरा दिया। इसके अलावा गौतम गंभीर ने प्लेयर से यह भी कहा कि वो पाकिस्तानी प्लेयर्स के साथ कोई जुबानी जुमलाबाजी भी नहीं करें। इस सारे वाक़े में सबसे काबिल मजम्मत किरदार आईसीसी का है, जिसने सियासी नारेबाजी और खेल की तौहीन पर मुकम्मल खामोशी इख्तियार की है। यही आईसीसी जब मोइन अली ने सेव गजा का बैंड पहना या जब उस्मान ख्वाजा ने इंसानी मसावात का पैगाम दिया तो इन पर फौरी पाबंदियां आयद की गई। मगर भारत के मामले में ज़ाब्ता इखलाक दफन कर दिया जाता है और असूल सिर्फ मखसूस चेहरों और कौमों के लिए बाकी रह जाते हैं। क्या आईसीसी वाकई गैर जानिबदार इदारा है या फिर बीसीसीआई की माली ताकत ने इंसाफ की जुबान बंद कर दी है? अगर एक कप्तान खुलेआम सियासी बयानात दे, इखलाकात की धज्जियां बिखेरे और फिर इसका जश्न मनाया जाए तो ये खेल नहीं, एक सियासी मुहिम है। सवाल सिर्फ भारत के रवैया का नहीं, बल्कि इस खामोशी का भी है जो आईसीसी ने ओढ़ रखी है। अगर यही रविश जारी रही तो खेल सिर्फ नाम का रह जाएगा। ये सवाल सिर्फ पाकिस्तानियों का नहीं, बल्कि हर उस शख्स का है जो क्रिकेट को खूबसूरत, गैर सियासी और बावकार खेल समझता है। अगर खेल को सियासत के चुंगल से ना निकाला गया तो मैदान कल सिर्फ मैदान जंग बनेंगे। आईसीसी को अब फैसला करना होगा कि वो खेल बचाना चाहती है या बीसीसीआई का मफाद। मामला नायत अहम है, पॉसिबिलिटीज़ क्या निकल सकती हैं। सीनियर स्पोर्ट जर्नलिस्ट मिर्जा इकबाल बेग साहब हैं और कम से कम क्रिकेट की नॉर्म्स को उनसे बेहतर कोई नहीं जानता। इकबाल बेग साहब, कल भारत जीतकर भी हारा है। भारतीय खिलाड़ियों ने पाकिस्तानी खिलाड़ियों के साथ हैंडशेक नहीं किया, ओके समझ आई। कप्तान सूर्या कुमार यादव ने पहलगाम का जिक्र कर दिया। पीसीबी ने एहतजाज भी किया है, मैच रेफरी को हटाने का भी मुतालबा किया है। अब भारत की इस हरकत और पाकिस्तान के एक्शन पर आप क्या कहेंगे कि हम इससे बेहतर और भी कोई कदम उठा सकते हैं? बहुत बहुत शुक्रिया सलमान हैदर। दरअसल क्रिकेट जो है वो जेंटलमैन्स गेम कहलाता है, लेकिन कल की इस हरकत के बाद ऐसा लगता है कि दरारें पड़ती जा रही है और क्रिकेट जेंटलमैन्स गेम के बजाय अब एक मुल्क की गुंडागर्दी का शिकार हो गया। अगर मैं ये लफ्ज कहूं तो बेजाना होगा, क्योंकि भारत डोमिनेट कर रहा है और ये सारा कल प्री प्लान था, क्योंकि जो आईसीसी के चेयरमैन है जय शाह वो अमेरिका में मौजूद थे और कोई भारतीय क्रिकेट बोर्ड का ऑफिशियल दुबई स्टेडियम में मौजूद नहीं था और उन्होंने ये तय किया था कि अगर
अगर भारत मैच जीतता है तो पोस्ट मैच जो कमेंट्स होते हैं उसमें सूर्य कुमार यादव जो है वो जरूर जिक्र करेगा। तो अब क्रिकेट में सियासत अगर आ जाएगी तो ये खेल जो 1877 में पहला टेस्ट मैच दुनिया में खेला गया, फिर 1971 में पहला वनडे, 2005 में पहला T20, तो अब ये क्रिकेट का खेल सियासत की तरफ रागिब हो गया है। और ये आईसीसी नहीं है, ये इंडियन क्रिकेट काउंसिल है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने सही एहतजाज किया है। जो मैच रेफरी है 69 साला एंडी पाइक्राफ्ट, जिसका ताल्लुक जिम्बाब्वे से है, जो जिम्बाब्वे की जानिब से टेस्ट और वनडे खेल चुका है, वो इंतहाई बाइस्ड आदमी है। माजी में भी उसके पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हवाले से काफी किस्म का तनाव रहा है। लेकिन मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने सही मौके इख्तियार किया है। आईसीसी को कहा है इस मैच रेफरी को फौरन हटाया जाए, और पाकिस्तान ने, मेरे जराए बताते, धमकी भी दी है सलमान कि अगर इसको नहीं हटाया गया तो पाकिस्तान एशिया कप के मैचेस नहीं खेलेगा। इस वक्त पीसीबी के चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब एशियन क्रिकेट काउंसिल के सदर भी हैं। तो अब इसके क्या असरात मुरतब होंगे? क्या क्रिकेट में सियासत आकर क्रिकेट को तबाही की तरफ ले जाया जा रहा है? ये $1 मिलियन क्वेश्चन है। ठीक है। अच्छा, अब एशिया कप का अगला मरहला भी है ना, और मुमकिनात है कि पाकिस्तान और भारत एक मरतबा फिर आमने सामने भी आ सकते हैं। आपको लगता है फिर माहौल इसी तरह का होगा, मुकाबला भी इसी तरह का होगा जो कल हुआ, या मैं ये कह दूं आसानी से कि क्या ये भी अब न्यू नॉर्मल है? नहीं, अभी तो सलमान 17 को यानी परसों पाकिस्तान का यूएई से मुकाबला है। अगर मैच रेफरी को नहीं हटाया जाता तो उस सूरत में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड क्या मौक़िफ़ इख्तियार करता है? यूएई से पाकिस्तान खेल लेगा, क्वालिफाई भी कर जाएगा सुपर 4 के लिए। लेकिन सुपर 4 में इतवार के दिन 21 सितंबर को एक मरतबा फिर पाकिस्तान भारत मध्य मुकाबले होंगे। उस सूरत में क्या होगा? जो तनाव पैदा किया है भारतीय खिलाड़ियों की जानिब से पैदा किया गया है, मैच रेफरी की जानिब से पैदा किया गया है, जो ये कह रहा था कि टॉस के बाद आप जो है वो हाथ नहीं मिलाएंगे। कौन होता है मैच रेफरी? आईसीसी उसको हजारों डॉलर्स देती है, वो किस तरह से मना कर सकता है? इसका मतलब है कि इसके ताने बाने कहीं और जाकर मिलते हैं। अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, सलमान, सवाल ये पैदा होता है, हमने धमकी तो दे दी है कि इसको हटाया जाए, वरना पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड हो सकता है मुमकिन तौर पर आइंदा आने वाले मैचेस में ना जाए। अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड नहीं जाता, खासतौर पर 21 का जो भारत का मैच है, तो उससे फाइनेंशियली जो है भारत को नुकसान होगा। जो ब्रॉडकास्टर है उसका ताल्लुक इंडिया से, जितने आप ग्राउंड के एडवर्टाइजमेंट्स देख रहे हैं सारे भारतीय हैं। और अगर पाकिस्तान और इंडिया का मैच नहीं होता तो फिर क्या होगा? मुझे तो लग रहा है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने सही वक्त पे सही शॉट खेला है। क्या आईसीसी इस बात को मानती है? जो इंडियन क्रिकेट काउंसिल है, जो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल नहीं है, ये आने वाला वक्त बताएगा। अच्छा, ठीक है। और अगर पाकिस्तान टूर्नामेंट के मजीद मैचेस खेलने से इनकार कर दे, अगर रेफरी को नहीं हटाया गया, तो क्या ये मुमकिन है? जाहिर बात है आईसीसी के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस भी तो है ना सर। नहीं सलमान, ये इवेंट जो है वो एशियन क्रिकेट काउंसिल का है, आईसीसी का इवेंट नहीं है। मैच रेफरी का अपॉइंटमेंट जो है वो आईसीसी करती है, तो मैच रेफरी को तो हटाने का मुतालबा कर सकते हैं। और क्योंकि हम खुद एशियन क्रिकेट काउंसिल के हमारे चेयरमैन जो है वो प्रेसिडेंट है, तो उनको भी स्टेप लेना होगा। लेकिन भारत ने एशियाई ममालिक को अपने साथ मिलाया हुआ है। अगर एसीसी का इजलास होता है, फर्ज कीजिए कि पाकिस्तान विड्रॉ करने जा रहा है, तो फिर उस सूरत में बड़ी गंभीर सूरत हाल पैदा हो जाएगी। अब देखना होगा कि पाकिस्तान का मौक़िफ़ क्या होता है। आपको पता है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अपने डायरेक्टर इंटरनेशनल क्रिकेट उस्मान वाला को, जो दुबई गए हुए थे, उनको वतन वापस बुला लिया है इस बात पर कि उन्होंने बर वक्त खत नहीं लिखा आईसीसी को। अब बाद टेलीविजन चैनल ये कह रहे हैं कि उनको हटा दिया गया, लेकिन अभी तक कोई कंफर्मेशन नहीं है। तो पाकिस्तान ने स्टेप तो लिए, लेकिन अब असल मसला ये है कि क्या मैच रेफरी को हटाया जाता है? अगर हटाया जाता है तो क्या ये टूर्नामेंट में पाकिस्तान 21 सितंबर को जब भारत से खेलेगा तो उस सूरत में क्या तनाव की सूरत हाल होगी, ये भी देखना होगा। अच्छा इकबाल बेग साहब, एंडी पाइक्राफ्ट जो रेफरी है उसका ये कहना है कि मुझे इंडिया ने कहा था, यानी इंडियन क्रिकेट बोर्ड ने कहा था कि हमारी टीम के लोग पाकिस्तानी खिलाड़ियों के साथ हैंडशेक नहीं करेंगे। ये कैसी बात हो गई? नहीं, सवाल ये पैदा होता है सलमान कि एंडी पाइक्राफ्ट को किसने अपॉइंट किया? आईसीसी ने, इंडियन क्रिकेट इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने। और क्या वो भारतीय शहरी है? क्या भारत उसको टर्म डिक्टेट कराएगा कि ये नहीं करेंगे? वो उसका एक अपना जो है उसका अपना एक काम है। मैच रेफरी का काम होता है तमाम चीजों को हैंडल करना। तो ये एंडी पाइक्राफ्ट अपनी जान छुड़ाने के लिए कह रहा है, क्योंकि पाकिस्तान का सख्त मौकिफ जो आया है, कल क्यों नहीं कहा उसने कि भारतीय हुकूमत ने कहा? तो इसका मतलब है क्या भारत की शहरियत लेना
लेने जा रहा है वो जिम्बाब्वे छोड़कर? समझ में नहीं आ रहा है। ये अपने मुस्तकबिल को मजीद रोशन बनाने के लिए 69 साल का तो हो गया है, वो चाह रहा होगा कि आईसीसी चूंकि इट इज डोमिनेटेड बाय इंडिया, तो वो चाह रहा होगा कि आइंदा उसको असाइनमेंट मिल जाए। मैं समझता हूँ कि ये भी एक जान छुड़ाने की कोशिश है। तो थैंक यू इकबाल भाई, थैंक यू। पाकिस्तान फ्रंट से सलमान अजहर को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।